वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइज, मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट कर ली है क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी से। एंड आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 3 के अंदर आप 3 चैप्टर्स के बारे में स्टडी करोगे। ओके, सो बेसिकली सबसे पहला चैप्टर जो होगा यूनिट 3 में, दैट इज चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 9 जो कि है बायोमोलिक्यूल्स, एंड देन चैप्टर 10 जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली सेल के बारे में बात करने वाले हैं। सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल के फंक्शंस क्या हैं, और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग बॉडी की। तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें हम आज देखेंगे। ओके, सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक के अंदर साइंटिस्ट रामाचंद्रन के बारे में बताया हुआ है। आपको इनके बारे में एक लाइन याद रखनी है, जीएन रामाचंद्रन एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। आपको ये याद रखना है कि ये जो साइंटिस्ट थे रामाचंद्रन, जिन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट भी दिया था, वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, या फिर आप बोल सकते हो प्रोटीन स्ट्रक्चर को देने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि जीएन रामाचंद्रन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो आपको कहीं पे कोई ऑप्शन में प्रोटीन स्ट्रक्चर दिखे तो आप टिक कर सकते हैं। ओके, सो मूविंग फर्दर टू द चैप्टर दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल से आप क्या समझते हैं? किसी भी लिविंग बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा आप बोल सकते हो सेल कहलाता है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी के सभी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से मिलके बने हुए हैं। ओके, सो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि सेल जो है दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आप काफ़ी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो ये बात, लेकिन आपको माइंड में रखनी है। ओके, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी के सभी लिविंग एनिमल्स, प्लांट्स, सभी के सभी चीज़ें सेल्स से मिलकर बनी हुई हैं। Some are composed of a single cell and are called unicellular organism, while like us humans composed of many cells that are known as multicellular organism. कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक सेल से मिलके बने हुए हैं तो आप उन्हें यूनिसेल्यूलर बोल रहे हो, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं लाइक अस वी ह्यूमंस जो कि मल्टीसेल्यूलर हैं, बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हुए हैं। ओके, नाउ व्हाट इज सेल? अब आपसे पूछा जाए कि सेल क्या है। आपको पता है सेल सबसे छोटी यूनिट है किसी भी लिविंग बॉडी की। इसके अलावा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसके अलावा सेल क्या है? तो अब क्या बोल सकते हो कि सेल जो है वो किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है सेल्स जो होते हैं टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू फिर आपके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके आपका ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऐसे करते हुए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी कंप्लीट होती है। ओके, सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ, जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से मिलके बने हुए हैं, दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, एंड परफॉर्मिंग द असेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। और जितने भी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनके लिए सेल रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात आपके इस वाले पैराग्राफ के अंदर गिवन है, एंटोन वॉन लिवेनहक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि लिवेनहॉक ने सबसे पहले सेल को देखा और डिस्क्राइब किया लिविंग सेल को, या फिर आप बोल सकते हो लाइव सेल को। इसके अलावा रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ओके, ये दोनों साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगी। ओके, सो आपको वो चीज़ें नोट करते हुए चलना है, उनको मेमोराइज करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये बात हो गई हमारी सेल की। अब
सेल डिस्कवर हो गया। सेल डिस्कवर हो गया तो उसके ऊपर फर्दर रिसर्च हुई, उनके ऊपर लोगों ने फर्दर आगे काम करना स्टार्ट किया। तो फिर आपके पास आ जाती है सेल थ्योरी। सेल से रिलेटेड बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी। उनमें से आप अभी पढ़ने वाले हो 3 के बारे में। सबसे पहले हैं आपके पास स्क्लेडेन। 1838 के अंदर सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एम स्क्लेडेन, जो कि एक जर्मन बोटानिस्ट थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है कि स्क्लेडेन एक जर्मन बोटानिस्ट थे। 1838 के अंदर उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को एग्जामाइन किया। जर्मन बोटानिस्ट थे, इसीलिए इन्होंने प्लांट्स को एग्जामाइन किया। एंड इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स हैं वो बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हुए हैं। एंड ये जो बहुत सारे सेल्स हैं, यही सेल्स फर्दर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो ये किसने कहा था? स्क्लेडेन ने, जो कि एक जर्मन बोटानिस्ट थे। कौन से ईयर में? 1838 के अंदर। उसी टाइम के आसपास आपके पास एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था शॉन, 1839 के अंदर। और ये कौन थे? शॉन जो थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। स्क्लेडेन कौन थे? जर्मन बोटानिस्ट 1838 के अंदर। शॉन कौन थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट 1839 के अंदर। इन्होंने क्या किया? जूलॉजिस्ट थे, तो जाहिर सी बात है इन्होंने एनिमल सेल्स की स्टडी करी। ओके, स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर। इन्होंने क्या बोला? एनिमल सेल की स्टडी करी और कहा कि जितने भी सेल्स हैं एनिमल सेल्स के अंदर, इनके पास एक थिन आउटर लेयर होती है, जिसे हम आज के टाइम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि एनिमल सेल के चारों तरफ एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, पतली सी थिन कवरिंग होती है, आउटर लेयर होती है। लेकिन उस टाइम इन्हें ये नहीं पता था कि उसे बोलते क्या है। ठीक है, आज हमें पता है वो कवरिंग क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्क्लेडेन और शॉन, दो साइंटिस्ट, दोनों ने अपने अपने हाइपोथेसिस दिए। एक ने प्लांट के लिए दिया, एक ने एनिमल के लिए दिया। ओके, फिर स्क्लेडेन एंड शॉन टुगेदर फॉर्मुलेटेड दी सेल थ्योरी। और दोनों ने, स्क्लेडेन और शॉन के जो हाइपोथेसिस थे, जो पोस्टुलेट्स थे, उन दोनों को टुगेदर फॉर्मुलेट करते हुए हमारे पास सेल थ्योरी आई। ओके, लेकिन इनका एक ड्रॉबैक था, इन्होंने ये नहीं बताया कि जो नए सेल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं। मतलब आपने बता दिया यूनिसेल्यूलर एनिमल्स के लिए एक सिंगल सेल, लेकिन मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स में बहुत सारे सेल्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो ये थ्योरी वहां पे फेल हो गई स्क्लेडेन और शॉन की। फिर आपके पास आते हैं रडोल्फ विचरॉय। ये एक और साइंटिस्ट आपके पास आए, रडोल्फ विचरॉय, और ये कब आए? 1855 के अंदर। इन्होंने क्या बताया? फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड्स एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। रडोल्फ विचरॉय ने ये चीज क्लियर कर दी थी, उन्होंने ये चीज बता दी थी कि जितने भी नए सेल्स फॉर्म होते हैं वो जो पुराने सेल्स होते हैं उनकी मदद से बनते हैं। एंड उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। मतलब कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब क्या है? न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और ये किसने कहा था? रडोल्फ विचरॉय ने। ओके, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्क्लेडेन एंड शॉन टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए सेल थ्योरी किसने दी? तो सेल थ्योरी किसने दी? रडोल्फ विचरॉय ने, क्योंकि उन्होंने फाइनल मॉडिफिकेशन करके सेल थ्योरी को अच्छे से समझा दिया था। एंड मेन क्राइटेरिया क्या था कि उन्होंने ये बता दिया था जो कि नए सेल्स हैं वो पुराने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलके बने हैं। एंड सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। आप बोल सकते हो जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो सेल से मिलके बने हुए हैं या फिर उनके प्रोडक्ट से मिलके बने हुए हैं। प्रोडक्ट ऑफ सेल्स मतलब टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गए, ऑर्गन सिस्टम्स हो गए, एटसेट्रा। एंड ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये दोनों चीजें किसने दी थी? ये दोनों चीजें आपको दी थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था रडोल्फ विचरॉय। ओके, कब दिया था? 1855 के
अंदर। ओके, अब तक आपने कितने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया? आपने 5 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया, स्क्लेडन, शॉन, लेवनहॉक, रॉबर्ट। न्यूक्लियस के बारे में आपने पढ़ा था, किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद आपने पढ़ा यहाँ पे स्क्लेडन, शॉन हो गया, रॉबर्ट हुक हो गया, विचरॉय हो गया, ओके, एंड लेवनहॉक। तो आपने 5 साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पे अच्छे से स्टडी कर लिया। नाउ अब अगर हम बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। हर एक सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे आप न्यूक्लियस बोलते हो या फिर कंट्रोल रूम भी बोलते हो। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोजोम। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होता है। मान लीजिए ये आपका सेल है, सेल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे आप न्यूक्लियस कहते हो या फिर कंट्रोल रूम बोलते हो। एंड ये क्या होता है? एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे आप न्यूक्लियस कह रहे हो। इस न्यूक्लियस के पास क्या होता है? इस न्यूक्लियस के पास डेंस क्रोमोजोम्स होते हैं जो कि आपके जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ओके, इसके पास आपका जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे आप क्या कह देते हो? डीएनए। ओके, डीएनए। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। ऐसे सेल्स जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई हैं उन्हें आप यूकैरियोटिक कह देते हो, जबकि ऐसे सेल्स जिनके पास मेम्ब्रेन लैक न्यूक्लियाई है, मतलब मेम्ब्रेन नहीं है, लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इन्हें क्या कह देते हो? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, in both prokaryotes and eukaryotic cell a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of cell। अब क्या बोल सकते हो? मान लीजिए आपके पास ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस है, ये जो सेल है, इसके चारों तरफ यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होगा, सेमी फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जिससे आप क्या बोल रहे हो? साइटोप्लाज्म। ओके, और साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक मेन एरिया होता है जितनी भी आपकी सेल्यूलर एक्टिविटीज होती हैं प्लांट सेल या एनिमल सेल के अंदर, उस चीज के लिए। ठीक है, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होंगी, सेल्यूलर एक्टिविटीज होंगी, रेस्पिरेशन हो गया, आपका डाइजेशन हो गया, ये सब चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर चल रही होंगी। नाउ beside the nucleus eukaryotic cells have other membrane bound distinct structures called organelles। न्यूक्लियस के अलावा भी ये जो आपके पास सेल होता है, इसके पास बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली आप किसकी बात कर रहे हो? यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, इन सब के बारे में आप इस चैप्टर के अंदर फर्दर डिटेल में स्टडी करोगे। अभी बस आप नाम जान लीजिए। ओके, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की अगर आप बात करते हो तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स वहां एब्सेंट होते हैं। लेकिन एक ऐसा आपके पास ऑर्गेनल है राइबोसोम, जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है, फिर भी वो सभी के सभी सेल्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, राइबोसोम एक ऐसा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलता है एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल में भी मिलता है। ओके, within the cell ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelle। इसके अलावा राइबोसोम्स जो होते हैं वो ना ही केवल साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं बल्कि 2 ऑर्गेनल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जिसे आप सेंट्रोसोम बोलते हो। एनिमल सेल के पास एक दूसरा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जिसे आप क्या बोलते हो? सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम किस में हेल्प करता है? सेल डिवीजन में। ठीक है, तो आपने क्या सीखा इस वाले पैराग्राफ के अंदर कि राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है, यूकैरियोट में भी पाया जाता है, जबकि सेंट्रोसोम जो है वो केवल एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है और वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, नाउ अब अगर हम बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स जो होते हैं काफी सारे शेप्स के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं, तो उसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ आपको दिखा रखा है। देखो, सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। ओके, फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, सबसे पहले आपके पास है माइकोप्लाज्मा।
आपको क्या याद रखना है, माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है, बहुत ज्यादा छोटा सेल है जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। ओके, जबकि आप अगर बैक्टीरिया की बात करते हो तो बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर के होते हैं। लार्जेस्ट सेल जो है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो है, दैट इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच जो होता है वो लार्जेस्ट सिंगल सेल है। वहीं आप आरबीसी की बात करते हो तो आरबीसी का साइज 7 माइक्रोमीटर का होता है इन डायमीटर। और लॉन्गेस्ट सेल की अगर आप बात करते हो तो वो आपके पास नर्व सेल्स हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, यहां से क्वेश्चन बनने की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा बताइए स्मॉलेस्ट सेल क्या है। तो स्मॉलेस्ट सेल आपको पता है कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो लार्जेस्ट सिंगल सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सिंगल सेल इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। इसके अलावा लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, नर्व सेल। ओके, तो ये बात हो गई। अब अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल की अगर आप बात करते हो, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जिनके पास ऑर्गेनल्स होंगे। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ जिसे आप प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हो। बेसिकली आपने पहले लेक्चर्स में भी देखा हुआ है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आपने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जनरली आप बैक्टीरिया को इंक्लूड करते हो। ठीक है, अब अगर आप बात करते हो दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो शेप और साइज में डिफरेंट होते हैं। जैसे कि 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, बैसिलस कैसी शेप है, रॉड शेप्ड, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा एंड स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड। ओके ओके, ठीक है, तो ये बात हो गई प्रोकैरियोटिक सेल की शेप्स की। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रू द प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शंस। जितने भी आपके पास प्रोकैरियोट्स हैं ऑल हैव अ सेल वॉल, सबके पास सेल वॉल है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। आपको पता है माइकोप्लाज्मा जो होता है उसके पास सेल वॉल नहीं होती। आप चाहो तो लिख सकते हो माइकोप्लाज्मा लैक्स सेल वॉल। जितने भी प्रोकैरियोट हैं सबके पास सेल वॉल है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा लैक्स सेल वॉल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लो। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो प्रोकैरियोटिक सेल की तो यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, मेन एरिना है सेल्यूलर एक्टिविटीज का, आपको याद रखना है साइटोप्लाज्म। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल के पास नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि मेम्ब्रेन लेस होता है, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। बेसिकली नेक्ड जेनेटिक मटेरियल होता है, नॉट एनवलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आ गई ये वाली बात। ओके, अब डीएनए के साथ साथ बैक्टीरिया के अंदर या फिर आप बोल सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा स्मॉल सर्कुलर डीएनए फ्रेगमेंट पाया जाता है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। इसे आप नाम देते हो प्लाज्मिड। ओके, क्या नाम देते हो, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या करता है, प्लाज्मिड आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसे एक यूनिक फीचर प्रोवाइड करता है। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स certain unique phenotypic character to the such bacteria. One such character is resistant to antibiotic. प्लाज्मिड क्या करता है, एक यूनिक कैरेक्टर प्रोवाइड कर देता है प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे कि बैक्टीरिया को, एंड वो कैरेक्टर क्या होता है, वो रेजिस्टेंट बना देता है टुवर्ड्स एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ता बैक्टीरिया के ऊपर क्योंकि प्लाज्मिड वहां प्रेजेंट होता है। ओके, DNA is used to monitor bacterial transformations with foreign DNA. Nuclear membrane is found in eukaryotes. आपको पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में पाई जाती है। No organelles like one in the eukaryote are found in prokaryotic cells except for the ribosome. आपने अभी अभी देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि राइबोसोम केवल ऐसा ऑर्गेनल है जो कि दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर पाया जाता है, और ये कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेनस।
A specialized differentiated form of cell membrane called mesosomes is the characteristic of prokaryotes. क्या होता है? Important है कि mesosomes जो होते हैं वो important, आपके पास कह सकते हो एक important characteristic है प्रोकैरियोट का, जो कि simply क्या है? जो कि simply modification है, या फिर आप बोल सकते हो इनफोल्डिंग है किसकी? सेल मेम्ब्रेन की या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. तो आप क्या बोल सकते हो? mesosomes are nothing but just the enfoldings of cell membrane. Enfoldings of cell membrane in case of prokaryotes. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आज हम लेक्चर खत्म करते हैं. आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम अगले लेक्चर कल देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं. ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. सो थैंक यू वेरी मच.